Hello everyone, in today's OC lecture, 12th Commerce, we are in chapter of business services. Let us take a revision first, what we have done in the previous lectures. So business services, this is our chapter. मीनिंग क्या हो जाता है बिजनेस सर्विसेज का? द टर्म बिजनेस सर्विसेज रेफर्स टू दोज सर्विसेज विच सपोर्ट फॉर फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एफिशिएंट मैनर इन एन एफिशिएंट मैनर। अब यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं एड्स टू ट्रेड। क्या बोल सकते हैं? एड्स टू ट्रेड, मतलब ट्रेड करने में जो हमें हेल्प करे उसे हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। तो ये बिजनेस सर्विसेज उसमें ही आ गया। पापा चार्जर। तो इसमें जैसा टर्म बताया गया है, बिजनेस सर्विसेज रेफर्स टू दोज सर्विसेज विच सपोर्ट्स फॉर द फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को जो क्या करे? सपोर्ट करे। तो ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज हैं? तो उसमें बैंकिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। तो ये सारे जो सर्विसेज हैं जो बिजनेस को करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले। विदाउट द हेल्प ऑफ सच सर्विसेज it would become very difficult for a business organization to operate and grow. ये सर्विसेज नहीं होगी तो हम एज अ बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो दिया हुआ है, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड एटसेट्रा। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग रीड करने वाले हैं। पहले फीचर्स देख लेते हैं। ये जो बिजनेस सर्विसेज होते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें है हेट्रोजीनियस। तो सारे सर्विसेज कैसे हैं? डिफरेंट नेचर के हैं। तो जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा सिमिलर नहीं होते। नंबर 2, पेरिशेबल इन नेचर। ये जो सर्विसेज हैं ये पेरिशेबल होते हैं, मतलब ये क्या, जो प्रोवाइडर होता है जब हम प्रोवाइड करते हैं तब ये क्रिएट होता है, आप इसे स्टॉक करके रख सकते नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? ये सर्विसेज ऐसे हैं यू कैन नॉट सी इट एंड यू कैन नॉट टच इट। ये इंटेंजिबल नेचर के सर्विसेज होते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल, क्या सर्विस को आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? आंसर इज नो। ये जो बिजनेस सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या किसी और व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि आप प्रोवाइड कर दो। ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर सर्विसेज की बात करूं तो कोई सिंगर है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उसी सिंगर की आवाज में गाना चाहिए तो वही सिंगर क्या कर सकता है? वहां पर वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। उसकी जगह पर हम किसी दूसरे सिंगर को लाएंगे तो जो श्रोता है, लिसनर्स, उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर, जब भी सर्विस प्रोवाइड करने की बात होती है तो यहाँ पर मेजर रोल कस्टमर का भी होता है। अगर कस्टमर पार्टिसिपेट ना करे तो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इसके अंदर कस्टमर्स का भी पार्टिसिपेशन नीडेड होता है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर एक हम यहाँ पर उसका एक्रोनिम देख लेते हैं। एचपी इंट्रोड्यूस न्यू पेट्रोल, है ना। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है HPINP, तो HP इंट्रोड्यूस न्यू पेट्रोल। ये एक्रोनिम से आप क्या कर सकते हैं? इससे बाय हार्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज, कौन कौन से टाइप्स हैं? तो हमने जो एग्जांपल में देखा था वहां पर बैंकिंग सर्विसेज जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सर्विसेज जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क, फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज है तो जो हमें मदद करता है, हेल्प करता है सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विथ आवर क्लाइंट्स, कस्टमर्स, बायर्स, है ना। तो सेलर और बायर के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कम्युनिकेशन सर्विस फिल करता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मतलब फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये गुड्स को पहुंचाने में हेल्प करता है, लोगों को पहुंचाने में हेल्प करता है। एंड देन
कम्युनिकेशन सर्विसेज, यहाँ पर कम्युनिकेशन सर्विस नहीं, यहाँ पर वेयर हाउसिंग सर्विसेज आ जाएगा, जहां पर गुड्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है टाइम यूटिलिटी। आप गुड्स को जब वो प्रोड्यूस हुआ था उसे स्टोर कर सकते हो, और जब उसका डिमांड हाई है एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप उसे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हमको मिलती है। ठीक है, तो ये जितने भी सर्विसेज की बात हमने की, दीज आर दी टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस। इसमें हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? बैंकिंग रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, क्यों एक्सेप्ट करना, कि जो नीडी पर्सन्स हैं, जो नीडी पीपल हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें मनी लेंड करना, मतलब लोन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? लोन। तो lending and investment, these services are essential for overall economic development of the country. कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बैंकिंग सर्विसेज बहुत जरूरी है। डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर हम देखें रेगुलेशन एक्ट 1949, कौन सा रेगुलेशन की बात कर रहे हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक्ट में इसे डिफाइन किया गया है, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। हम अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? ताकि हम किसी और को लेंड कर सकें। और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर लें, डिपॉजिट के तौर पर लें, ताकि हम क्या कर सकें, ऑन डिमांड ये पब्लिक को रिटर्न भी कर सकें। और अदरवाइज एंड विड्रॉ एबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ये जो पर्सन डिपॉजिटर्स हैं वो अपना मनी क्या कर सकते हैं? चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या ऑर्डर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मनी पेबल ऑन डिमांड। तो इन्होंने जो डिपॉजिट दिया है, ये जो सेविंग्स दिए हैं हमें, वो कभी भी उसे क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक। तो टाइप्स ऑफ बैंक में वेरियस बैंक्स आर देयर। सेंट्रल बैंक, जिसे हम इंडिया में आरबीआई के नाम से जानते हैं। कमर्शियल बैंक, उसमें हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है। तो कमर्शियल बैंक का जो मेन फोकस होता है वो प्रॉफिट के ऊपर होता है। कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। फिर आता है इंडिजीनियस बैंक। इंडिजीनियस मतलब अपने आप में एक प्राइवेट टाइप का बैंक होता है, जो मनी लेंड करता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बट इसके अंदर लोन देना ये मेन फोकस का काम होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट, जैसे हमने आईडीबीआई को देखा था या सिडबी जैसे बैंक को देखा था, वो मोस्टली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ है एक्सचेंज बैंक। तो फॉरेन एक्सचेंज जो हमें मिलता है उसको कन्वर्ट करने का काम ये एक्सचेंज बैंक में होता है। तो आप अपना जो करेंसी है वो कन्वर्ट यहाँ से करा सकते हो। और ज्यादातर बहुत जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये बैंक हमारी मदद करते हैं। ठीक है, वहां पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए आपको लोन लेना है तो यहाँ से आपको लोन भी मिल जाएगा। रीजनल रूरल बैंक, ये नाबार्ड जैसा हमने रीजनल रूरल बैंक देखा था, जो रूरल एरियाज के फार्मर्स हैं या वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी ये हेल्प करता है, ताकि वहां पर भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक है, जैसे एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है। फिर सिडबी आ गया और नाबार्ड आ गया। इनको मेनली हमने सिडबी को जो स्मॉल और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस है उनके डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है, और नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट के लिए हम लोग ने स्पेशली बनाया है। ठीक है, और फिर है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक यहाँ पर सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए बनाया गया बैंक है। तो ये कुछ हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है वो हम देख रहे हैं।
तो इसमें प्राइमरी फंक्शन आ जाता है और सेकेंडरी फंक्शन आता है। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, बैंक का पहला काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन, है ना, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये प्राइमरी फंक्शन का पार्ट आ गया। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन या जनरल फंक्शन है। तो इसको एक एक करके हम आगे देखेंगे। So what are the functions of commercial bank? As we have discussed, there are two types of function, primary and secondary. तो यहाँ पर आपको प्राइमरी में क्या क्या दिखाई देता है? In primary we have accepting deposit and granting loans and advances. Secondary function में यहाँ पर agency function है और दूसरा utility function, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का पार्ट था, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए वी प्रोवाइड 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, देन वी हैव सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये 4 जो अकाउंट है उनके थ्रू हम क्या करते हैं, एज अ बैंक पैसे रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही हम देख रहे हैं, कमर्शियल बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनसे डिपॉजिट कलेक्ट किया जाता है। द डिपॉजिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, आप तब तक पैसे निकाल सकते नहीं है। तो उसमें आ गया फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज मेरे पास 5 लाख रुपीज सरप्लस में है एंड आई वांट टू कीप इट एज अ डिपॉजिट फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। 5 साल के लिए मैं इसे डिपॉजिट रखना चाहता हूँ। तो जब मैं बैंक में जाऊंगा, ये 5 लाख रुपीज लेकर के मुझे 5 लाख रुपीज डिपॉजिट करना है फॉर 5 इयर्स, तो मुझे ये जो मेरा डिपॉजिट है रिटर्न कब मिलेगा, आफ्टर 5 इयर्स। तो ये जो 5 साल का पीरियड है, इसके अंदर जो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट की गारंटी दी है, वो इंटरेस्ट मुझे मिलता रहेगा। अब वो इंटरेस्ट मुझे ईयरली बेसिस पे लेना है या उसी में मुझको री इन्वेस्ट कर देना है, ये मेरे ऊपर है। तो ये जो पैसा है मैं बीच में ले सकता नहीं हूं। मैं, मुझे बीच में ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करूं, क्या मैं कर सकता हूं, आंसर इज नो। यस, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी मुझे ये एफडी ब्रेक करना है, मुझे ये पैसा लेना है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बैंक वाले प्रोवाइड कर रहे थे, उसमें से कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट वो क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, या लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जांपल, सपोज 5 साल के लिए मैंने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया था और विद इन 3 इयर्स मैं उसे अब ब्रेक करना चाहता हूं, तो बैंक वाले बोलेंगे कि हमने आपको 5 इयर्स के लिए 12% की बात की थी, बट आप बीच में ब्रेक कर रहे हैं, तो हम आपको 12% नहीं, हम आपको 11% देंगे, ठीक है। तो ऐसा एक एक्शन बैंक की तरफ से लिया जा सकता है। इसी के लिए इसे क्या कहा जाता है, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो ये पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट इज आल्सो सिमिलर टू फिक्स्ड डिपॉजिट इन द मैनर ऑफ पीरियड, बट यहां पर एक लमसम अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं करते हो। यहां पर क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास सरप्लस अमाउंट लमसम में नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करते हैं, एवरी मंथ डिपॉजिट करते हैं। ये अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया एवरी मंथ 1000 रुपीज आप क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो हर महीने आपको 1000 रुपीज रिकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट करना है। और ये आप कब तक डिपॉजिट करने वाले हैं, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करना है ना। तो आप एवरी मंथ 1000 ऐसा डिपॉजिट करते जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स। तो 5 साल तक आप इन बिटवीन ये पैसे को विड्रॉ कर सकते नहीं है, और इस पे आपको क्या मिलते जाएगा, इंटरेस्ट मिलते जाएगा, ठीक है। It is operated by salaried person and businessman having regular income. A certain fixed sum of money is deposited into the account every month. Withdrawal of accumulated amount along with the interest is paid after the maturity date. इसका जो withdrawal है इंटरेस्ट के साथ में, आप कब कर सकते हैं, मैच्योरिटी डेट के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर विच इज सिमिलर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें बहुत ही कम फर्क रहता है। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है वहां से। सेपरेट पासबुक इज प्रोवाइडेड टू नो द पोजीशन ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो हमें एक
स्पेसिफिक सेपरेटली पासबुक प्रोवाइड किया जाता है अगर आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपने ये जो पैसे दिए हैं, आपकी मर्जी है, आप कभी भी इसे विड्रॉ कर सकते हो, ये पैसे को यूज कर सकते हो, जिसमें ये दो अकाउंट आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट और सेकेंड वन इज करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट क्या है? इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर और फिक्स्ड इनकम। सेविंग अकाउंट उनका होता है जिनको रेगुलर इनकम मिल रही है, मतलब जो सैलरीड पर्सन रहते हैं, या जिनको फिक्स्ड इनकम मिलती जाती है ना, वही कर सकते हैं। सच एज सैलरी और वेजेस। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट इज टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पीपल। ये क्यों अकाउंट बनाया गया? ताकि लोग सेविंग करना स्टार्ट करें, उनमें एक हैबिट डेवलप हो। दिस डिपॉजिट अकाउंट आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम सेविंग। तो सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसको क्रिएट करने के लिए ये अकाउंट को प्रिपेयर किया गया, ठीक है, ताकि लोगों में सेविंग हैबिट डेवलप हो। देयर आर restrictions on the withdrawal limits from this account। इस अकाउंट से विड्रॉ करने में क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको फॉर एग्जांपल वीक में 2 या 3 बार से ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते नहीं है, या मंथ में आपको कहा जाएगा कि आप 5 to 6 टाइम्स या 7 to 8 टाइम्स इसमें से विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ठीक है। दिस अकाउंट कैरी लो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आप बार बार इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए इस पे इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट बहुत ही कम होता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस ऑन दिस अकाउंट। तो अलग अलग टाइप है, जैसा आपको अकाउंट चाहिए उसके बेसिस पे मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली और ईयरली भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। पासबुक फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है, एसएमएस फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो मिलेगी, अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा, ये फैसिलिटी भी आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाती है, ठीक है। फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर सम बैंक प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट। कैसा डिपॉजिट? फ्लेक्सी डिपॉजिट। तो कुछ बैंक फ्लेक्सी डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं। दिस फैसिलिटी कंबाइंस एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें दोनों का बेनिफिट मिल रहा है। दिस इज नॉट सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट, इट इज टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट विथ स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट। तो ये एक स्पेशल फीचर उसमें ऐड कर दिया गया है कि कुछ अमाउंट आपका क्या रहेगा, उसमें फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, तो जब तक आप उसे विड्रॉ नहीं करते तब तक आपको उसके ऊपर क्या मिलता रहेगा? फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और अगर आपको जरूरत है तो आप उसमें से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों बेनिफिट मिला करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट। तो ये कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा फैसिलिटी के साथ में प्रोवाइड किया गया है, स्पेशल फीचर, ठीक है। In the case of multiple option deposit account, the excess amount are after a particular limit gets automatically transferred to fixed deposit। तो जो आपका excess amount है, एक पर्टिकुलर लिमिट रहता है। फॉर एग्जांपल आपको एक लिमिट दे दिया कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज का लिमिट है, तो आप 50,000 से ऊपर जो भी पैसा जमा करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 80,000 रुपीज क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, तो उसका जो 30,000 एक्स्ट्रा है ना, वो 30,000 कहाँ जमा हो जाएगा? फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में जमा हो जाएगा। उसको उसका एफडी के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट। whenever adequate funds are not available to honor payment or checks in the saving account, funds get transferred from fixed deposit to saving bank account। तो जब भी कोई चेक क्लियर करने के लिए पूरा पैसा नहीं होता है तो एफडी से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी कुछ बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं, सारे बैंक में ये फैसिलिटी होती नहीं है। और चेक इन सेविंग अकाउंट फंड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू सेविंग बैंक अकाउंट। कमिंग अप टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? तो नाम में ही काम है, क्या है? करंट अकाउंट। मतलब ऑन द वेरी मोमेंट आपको जब भी पैसे की जरूरत है आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस होता है, आप एक वीक में या एक महीने में 5 से 6 बार से ज्यादा विड्रॉल कर सकते नहीं है, विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शन है। बट करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। ज्यादातर बिजनेसमैन जो हैं
वो करंट अकाउंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। आपको जितनी बार चाहिए, दिन में भी आपको 5 से 6 बार पैसे विड्रॉ करने, डिपॉजिट करने, यू कैन डू इट बिकॉज इट इज अ करंट अकाउंट। ठीक है, दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा who have regular banking transaction. In this account there is no restriction on deposit and withdrawal of amount. आपके ऊपर कोई restriction नहीं, कितनी बार पैसा डिपॉजिट करो, कितनी भी बार आप विड्रॉवल करो। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेड, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आप कितनी भी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या नहीं दे रहे, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। या कुछ बैंक होते हैं बहुत बहुत ही कम, एकदम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, तो नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल जाता है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। दैट मीन्स व्हाट, आप एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस में से या बैंक में से विड्रॉ कर सकते हो। तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो माइनस फिगर में चला जाएगा, जिसको आपको 3 मंथ्स का पीरियड मिलता है उसको फिर से बैलेंस करने का, है ना। तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है उससे एक्स्ट्रा आप विड्रॉ कर सकते हो। फॉर करंट अकाउंट बैंक्स प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ। तो करंट अकाउंट में पासबुक जैसी चीज नहीं होती, आप हर महीने जाकर के वहां से स्टेटमेंट कलेक्ट करते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो जो बिजनेस पर्सन होता है वो बैंक में आता है और स्टेटमेंट डिमांड करता है, तो उसको पूरा क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके एक साथ पूरे मंथ का जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ करंट अकाउंट में हम पासबुक प्रोवाइड करते नहीं। पार्ट बी, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। अभी तक हम क्या देख रहे थे, पार्ट ए हम एक्सेप्ट कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, ग्रांट करना है, मतलब लोन प्रोवाइड करना है। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर ये भी आ जाता है। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक grants loans and advances to business firm and other who are in need of bank fund। तो बिजनेस हाउसेस जो हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, या ऐसे लोग जिनको पैसे की जरूरत है, बैंक फंड की जरूरत है, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1 ईयर एंड मोर। तो ये जो लोन है वो 1 साल या उससे ज्यादा के समय के लिए हो सकता है। एडवांसेस आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्टर पीरियड फ्रॉम 4 मंथ्स टू 1 ईयर। तो जब हम एडवांसेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांसेस, ठीक है ना, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 4 मंथ से 1 ईयर तक का पीरियड हो सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लोन्स, तो लोन 1 साल से आगे के पीरियड का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 5 years 10 years एज वेल। The advances are in the form of cash credit, overdraft and discounting of bill। तो ये जो एडवांस होता है ये इन अलग अलग टाइप में हमको रिसीव होता है। कैश क्रेडिट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी थी कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, या आपके पास जो बिल्स रिसीवेबल है वो बिल ला करके डिस्काउंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो लोन के बारे में देख लेते हैं किस टाइप के लोन है। Commercial bank provide loan to businessmen and others. The borrowers can use entire amount sanctioned or can withdraw in installment। तो यहाँ पर लोन अमाउंट कैसे प्रोवाइड होता है, एग्जाम्पल, सपोज मेरा जो बैंक है, मैंने एक बैंक यहाँ पर ओपन करके रखा है, सपोज उसका नाम है देना बैंक। ठीक है, अब देना बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। तो आप मेरे पास आए एज अ क्लाइंट, आपने बोला कि मुझे 10 लाख रुपीज का लोन चाहिए। हाउ मच, 10 lakhs। अब ये जो 10 लाख रुपए का लोन है, ये मैं क्या करूंगा, आपका एक सेपरेट लोन अकाउंट क्रिएट कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि जितने पैसे की आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप निकालते जाइए। तो मैंने 10 लाख रुपए लोन अकाउंट में डाल दिया, आपके आपके नाम पे है। आपको 10 लाख का 10 लाख पूरा निकालना है तो पूरा निकाल लीजिए, भाई लोन आपका है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको यूज करना है तो आप थोड़ा थोड़ा यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाउसिंग के लिए क्या लिया है, लोन लिया है घर बनाने के लिए, तो आप एक बड़ा बंगला बना रहे हैं। अब एक साथ तो 10 लाख रुपए लेके करेंगे क्या, आपको पेमेंट कैसे करना रहता है,
पीरियड वाइज ना, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे आप पेमेंट करते हैं। तो आप लोन भी क्या करेंगे, मैंने लोन अकाउंट में आपके पूरे पैसे रख दिए, आप थोड़े थोड़े अमाउंट 2 लाख 3 लाख है ना, 50,000 1 लाख ऐसे अमाउंट विड्रॉ करके सामने वाले को क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट इसमें से विड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, बोरोवर्स कैन यूज एंटायर अमाउंट सैंक्शन और कैन विड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ करना है, इंस्टॉलमेंट में कीजिए, पूरा लोन लेकर के जाना है, पूरा अमाउंट लेकर के जाइए। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शन, तो हम इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेंगे, वो जो पूरा 10 लाख रुपए का हमने लोन दिया है, इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स, short-term loans are for a period up to 1 year to meet working capital requirement of the borrower। क्या बता दिया, ये जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 1 साल से कम के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपकी जो डेली बेसिस पे नीड रहती है, सपोज आपका बिजनेस है तो उसमें जो शॉर्ट टर्म नीड है क्या है, सैलरी पे करना है, वेजेस पे करना है, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे करने हैं, लाइट का बिल वगैरह या वाटर सप्लाई का बिल वगैरह पे करना है ना, या रॉ मटेरियल परचेस करना है, या ट्रेड के लिए आपको गुड्स परचेस करना है, स्टॉक परचेस करना है, तो ये इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का जो यहाँ पर लोन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन ईयर होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म। जो मीडियम टर्म होता है, मीडियम टर्म 5 इयर्स तक का हो सकता है, बिटवीन 1 ईयर टू 5 इयर्स, टू मीट अगेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियम टर्म लोन लेते हैं, एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ जब आपको कोई एसेट भी परचेस करना होता है तो भी आप मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें आ गई, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर 3, लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब ये तो एकदम अच्छे से बैड हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म लेस देन ईयर, मीडियम टर्म 1 ईयर टू 5 इयर्स एंड लॉन्ग टर्म मोर देन 5 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इयर्स से ज्यादा के लिए जब आप लोन लेते हो, 7 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स, तो उसे लॉन्ग टर्म लोन बोला जाता है, टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। नेक्स्ट आ जाता है एडवांसेस। अभी अभी एडवांसेस आपको बताया कि जो एडवांसेस होते हैं वो 4 मंथ से 1 ईयर तक के बीच के पीरियड के होते हैं। तो एडवांसेस जो है हम कैश क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं, या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ले सकते हैं। एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड्स प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन टू सेटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। एडवांसेस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर पहला क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट हमें पता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट मतलब हो जाता है सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। द कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट रेट इज हायर ऑन कैश क्रेडिट। सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द बोरोवर। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आपको पता है करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि उसका करंट अकाउंट है उसी बैंक में। बट सपोज मेरा उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट नहीं है और फिर भी मुझे क्या चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वहां से मैं क्या कर सकूं, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकूं, तो वो बैंक मुझे क्या देगा, मुझे वो कैश क्रेडिट देगा। क्या देगा, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट देने के लिए वो बैंक मुझे बोलेगा कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ मेरे पास मॉर्गेज रखना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है कि जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है तो उसमें करंट अकाउंट काफी होता है, बट जब कैश क्रेडिट की बात आती है तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट भी देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 डेज। 15 दिन से 60 दिन का पीरियड ऐसा हो सकता है ओवरड्राफ्ट के लिए। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ, जितना आप विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है, 15 days to
60 डेज का पीरियड हो सकता है। सेपरेट अकाउंट इज मेंशन्ड एंड एंट्रीज आर शोन इन करंट अकाउंट। तो यहाँ पर सेपरेट अकाउंट बनता नहीं, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। कैश क्रेडिट में क्या था, सेपरेट अकाउंट बनाया जाता था, बट ओवरड्राफ्ट में सेपरेट अकाउंट नहीं बनता है, हम नेगेटिव बैलेंस उसी करंट अकाउंट में शो करते हैं। इट इज टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए ये टेम्पररी अरेंजमेंट। तो क्या डिफरेंस होता है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में? सबसे पहले हम ओवरड्राफ्ट को समझ लेते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका कौन सा अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा। तो करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि उनका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी उन्हें पता नहीं चलता कि उनके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बहुत सारा ट्रांजैक्शन था बैंक में और बैंक में जो बैलेंस बचा वो 30,000 रुपीज का बचा, 30,000 रुपीज। बट मैंने सामने वाली पार्टी को 40,000 रुपीज का चेक दे दिया। हाउ मच? 40,000 रुपीज। अब अगर ये चेक बाउंस हो गया, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, 30,000 ही है, और चेक बाउंस हो गया, तो फिर क्या होगा, मेरा नाम खराब होगा, गुडविल खराब होगा, है कि नहीं। ऐसा ना हो इसके लिए बिजनेसमैन बैंक से क्या लेकर के रखते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इसका लिमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 2 लाख रुपीज की दी है। मतलब अगर मेरा बैलेंस -2 लाख रुपीज तक भी चला गया तो भी बैंक मेरा चेक क्या कर देगी, क्लियर कर देगी, है ना। मतलब मैं अपने अकाउंट से मैं अपने अकाउंट से 2 लाख रुपीज ज्यादा विड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बैंक ने ऐसा मुझे अलाउ किया है। तो जितना सरप्लस अमाउंट में क्या करता हूँ, विड्रॉ करता हूँ। मेरे अकाउंट में कितना है, 30,000 है। अगर मैं 40,000 रुपीज विड्रॉ करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट किस पे करना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 मैंने विड्रॉ किया है उस पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना कि 2 लाख रुपीज के ऊपर, ठीक है ना। 2 लाख तो क्या दिया है, मुझे लिमिट दिया है कि इतना आप विड्रॉ कर सकते। तो ये करंट अकाउंट होल्डर को क्या मिलता है, ये फैसिलिटी मिलता है। तो ये जो पीरियड है इसका 15 डेज टू 60 डेज का हो सकता है, बराबर है। क्या इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, आंसर इज नो। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, आपका जो नॉर्मल अकाउंट चल रहा है करंट अकाउंट, उसी में उसको शो किया जाता है एज अ नेगेटिव फिगर। सपोज 30,000 बैलेंस था और मैंने 40,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो मेरा अकाउंट क्या शो करेगा, -10,000। तो उसी में शो कर दिया, कोई सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हम आते हैं कैश क्रेडिट में। कैश क्रेडिट में यहां पर पहली बात बताया गया कि ये मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिया जा सकता है। दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट से ज्यादा के पीरियड के लिए हो सकता है। तो पहला डिफरेंस ये। दूसरी चीज, कैश क्रेडिट आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। तो ये दोनों को प्रोवाइड किया जाता है, करंट अकाउंट को और सेविंग अकाउंट होल्डर को। तीसरी चीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपको कुछ मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता बैंक के पास। बट जब आपको कैश क्रेडिट चाहिए तो आपको बैंक के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा, तो जाकर आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी। तो यहां पर ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है कैश क्रेडिट, और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफी हाई होता है। किसमें, कैश क्रेडिट। सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट हैज टू बी मेंटेन। तो बैंक यहां पर क्या करता है, अलग से आपको एक कैश क्रेडिट का अकाउंट प्रिपेयर करके देता है। मतलब अदर देन योर सेविंग और करंट अकाउंट, आपका कैश क्रेडिट का अकाउंट अलग मेंटेन होगा। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर नाउ कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अभी लेते हैं। ये हमने तो स्पेसिफिकली बीके के अंदर किया हुआ है कि जब बिजनेसमैन को अर्जेंट नीड ऑफ मनी होता है तो उसके पास जो बिल रखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, जो किसी ड्रॉवी ने साइन किया हुआ है, वो बिल वो बैंक में जाकर के क्या करा सकता है, सेल कर सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है। तो ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। The drawer of the bill of exchange or beneficiary can discount the bill with bank and obtain an advance.
आप वहां पर डिस्काउंट करा सकते हो और एडवांस ले सकते हो। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवी। तो जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक जाएगा और ड्रॉवी से उस अमाउंट को रिकवर करेगा, वसूल करेगा। ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में हमने दो चीजें देखी थी, एक है एजेंसी फंक्शन और दूसरा है यूटिलिटी फंक्शन, है ना। एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो क्या होता है एजेंसी फंक्शन? एजेंसी मतलब जहां पर बैंक हमारे एजेंट के जैसे काम कर रही है, मतलब जो काम हमें करना चाहिए था वो काम हमने किसको दे दिया है? बैंक को दे दिया है। ठीक है। तो ऐसे कौन से काम है? जैसे पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। तो कहीं कहीं पर हमें जैसे किसी कंपनी से डिविडेंड मिलते रहता है, या सैलरी अकाउंट है तो आपको एवरी मंथ सैलरी मिलेगा, है ना। तो सैलरी मिलेगा तो आपको कंपनी में जाके सैलरी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बैंक आपके बिहाफ में कर देगा। मतलब कंपनी से सैलरी सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और फिर आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, कमर्शियल बैंक कलेक्ट सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम पीरियडिकली एज वेल एज मेक्स पीरियडिकल पेमेंट सच एज टैक्सेस। तो पीरियडिकली आपको टैक्स पे करना है, बिल पे करना है, प्रीमियम अमाउंट पे करना है या रेंट पे करना है, ये भी आप करा सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम होता है ईसीएस, मुझे अगर मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयर में पे करना होता है, तो मैं एक मैंडेट साइन करवा करके बैंक में सबमिट कर देता हूं। तो एवरी मंथ जैसा भी पीरियड रहेगा, जैसा भी पेमेंट रहेगा, वो बैंक मेरे बिहाफ में करेगी, मेरे अकाउंट से पैसे कट कर लेगी और इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देगी। तो इसे सिंपली बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ईसीएस। तो ऐसे जो पीरियोडिक कलेक्शन और पेमेंट का काम होता है, इसे हम बैंक का एजेंसी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंसी फंक्शन। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। मतलब जैसा कस्टमर ने बोला है उस तरीके से पेमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइट का बिल है और लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है मुझे पे करना होता है, तो हर बार मैं लाइन लगाऊं या फिर मैं पेमेंट करूं थ्रू ई वॉलेट, इससे अच्छा मैं किसको दे दूं, मैं एक मैंडेट साइन करके बैंक में सबमिट कर दूं, तो जो भी मेरा बिल आएगा ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके चला जाएगा, तो मुझे कोई पेमेंट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी। Commercial bank charges certain fixed amount quarterly or annually in the form of service charges from customer for providing such services। और ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रही है, तो कमर्शियल बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस पीरियोडिक बेसिस पे, क्वार्टरली बोल लो, एनुअली बोल लो, तो कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस के नाम पे आपसे डिडक्ट करके ले लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो, अब ये पोर्टफोलियो कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। लार्ज कमर्शियल बैंक अंडरटेक टू परचेस एंड सेल सिक्योरिटीज सच एज शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक है उनको पता होता है कि उनके क्लाइंट के अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो कभी कभी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। वो आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे सर हम देख रहे हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताएंगे कि आप अपने फाइनेंस को क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपीज आपने एफडी कर दिया, 1 लाख रुपीज आपने शेयर मार्केट में डाल दिया, 1 लाख रुपीज आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कुछ अमाउंट गोल्ड में डाल दिया, है ना। तो ऐसे जब अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसे बोला जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है कि आपको किसी शेयर या सिक्योरिटी में पैसा लगाना है, बॉन्ड में लगाना है, डिवेंचर में पैसा लगाना है, तो आपके बिहाफ में वो काम करेंगे। दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये जो हैंडलिंग है इसे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोला जाता है। ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये सर्विस की वजह से ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कमर्शियल बैंक को मिलते हैं। फिर है फंड ट्रांसफर, बहुत ही बेसिक। फंड ट्रांसफर जो होता है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर। आप क्या कर सकते हैं? आप पैसे दूसरे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं।
from one branch to another branch or branch of another bank, या किसी और बैंक के ब्रांच में आप ट्रांसफर कर सकते हैं. कमर्शियल बैंक कम विथ वेरियस इनिशिएटिव टू मेक दिस ट्रांसफर हैसल फ्री. तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है. आप IMPS ट्रांसफर की बात कर लीजिए, RTGS की बात कर लीजिए, NEFT की बात कर लीजिए, है ना, या डिमांड ड्राफ्ट की बात कर लीजिए. ऐसे बहुत सारे स्कीम है, फैसिलिटी है जिसके थ्रू ये फंड ट्रांसफर का काम कमर्शियल बैंक के थ्रू किया जाता है. तो पॉइंट नंबर 4 इज डीमटेरियलाइजेशन. तो इसमें एक वर्ड है मटेरियल. तो मटेरियल फॉर्मेट का यहां पर मतलब होता है पेपर फॉर्मेट, हार्ड कॉपी. तो जब हम पेपर फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं डीमटेरियल में, है ना, तो उसे बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन. और ये किस चीज का करते हैं हम? ये हम सिक्योरिटीज का करते हैं. किसका करते हैं? सिक्योरिटीज का. फॉर एग्जांपल, आपने शेयर परचेस किया तो शेयर का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बट ये हार्ड कॉपी को आप क्या करना चाहते हो? इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करना चाहते हो. इट इज एज सिंपल एज वी कन्वर्ट आवर कैश इनटू ई वॉलेट मनी, है ना. आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि आजकल वॉलेट में कैश होने जरूरी नहीं है. आपके मोबाइल में भी बैंक चलता है. जो ई वॉलेट है, अमेजॉन पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, है ना, ऐसे बहुत सारे ई वॉलेट सर्विसेज हैं. तो आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली बैंक से उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, या आप ई वॉलेट में कुछ बैलेंस रख सकते हो. तो फॉर एग्जांपल, मैंने मेरा जो पेटीएम है, पेटीएम में समझ लीजिए 2000 रुपीज वहां पर रखा है. तो मैंने क्या किया? मैंने जो अपना कैश था उसको ई मनी में कन्वर्ट किया. किस में कन्वर्ट किया? ई मनी, है कि नहीं. तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया? डीमटेरियलाइजेशन हो गया. बट जब हम डीमटेरियलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इट इज स्पेसिफिकली फॉर सिक्योरिटीज. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज, मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, है ना. तो ये जो सिक्योरिटीज हो जाती हैं, इनको हम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी नहीं कहेंगे लेकिन हम बोलेंगे इसको ई कॉपी, है ना. जैसे अगर मैं कैश को कन्वर्ट करूं, मेरे पेटीएम में मैंने कुछ कैश डिपॉजिट किया है, तो क्या मुझे वहां पर नोट्स, करेंसी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी. वहां पे क्या दिखाई देगा? नंबर्स दिखाई देगा कि आपके पास 2000 रुपीज है कि नहीं. तो ऐसा तो नहीं है मेरा नोट स्कैन करके वो दिख रहा है. तो हम वहां पर स्कैन कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ई मटेरियल, है ना. तो डीमटेरियलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन जो होता है सिक्योरिटीज का. तो अगर मेरे पास 2000 शेयर्स हैं, तो मुझको हार्ड कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज रखना पड़ेगा. तो इससे अच्छा मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूं? डीमटेरियलाइजेशन. तो सिर्फ मेरे सेल फोन में या एप्लीकेशन में या इंटरनेट के ऊपर वो मुझको नंबर्स में दिखाई देंगे, यू हैव 2000 शेयर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी. Let us read. Bank provide dematerialization facilities to their clients to hold their securities in an electronic format. आप उस सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो. On behalf of clients, it undertakes the electronic transfer of share in the case of purchase or sale. तो परचेस और सेल आपके लिए क्या हो जाता है? बहुत इजी हो जाता है. जिस प्रकार से हमें किसी को पे करना है, तो आजकल आप ई वॉलेट से पेमेंट ऑन द स्पॉट कर सकते हैं. उसी तरीके से आपको कोई शेयर परचेस करना है या सेल करना है, तो आप डीमटेरियलाइजेशन के बाद बहुत इजी तरीके से इसे हैंडल कर. पॉइंट नंबर 5, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन. फॉरेक्स, फॉरेक्स का ये जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मतलब जब हम फॉरेन करेंसीज में डील करते हैं उसे बोला जाता है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन. फॉरेक्स इज एन एब्रिविएशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज. अ बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट. तो बहुत बार क्लाइंट्स के बिहाफ में बैंक ये काम करता है, क्योंकि
डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट करेंसी डिफरेंट रेट पे एक्सचेंज होते हैं। कभी कभी सेम करेंसी भी डिफरेंट रेट पे अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो डॉलर है, हो सकता है इंडिया में उसका जो प्राइस होगा वो 78 रुपीज हो, और वही डॉलर ग्रेट ब्रिटेन में उसका प्राइस हो सकता है 77.5। तो थोड़ा भी फर्क रहता है। तो यहाँ पर कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, इसे परचेस सेल करके इसमें से भी मनी अर्न करते हैं। तो अपने क्लाइंट के बिहाफ में बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म करता है। या किसी को जरूरत है, जैसे कि हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज बैंक होते हैं, आपको कोई करेंसी चेंज करानी है तो आप यहाँ पर जाकर अपनी करेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। A bank purchases forex from its clients, which the client receive from foreign transaction and sell the forex when the client need it for overseas transaction। तो मैं सपोज एक एक्सपोर्टर हूँ, मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया। कहां पर एक्सपोर्ट किया? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया से जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो मुझे मिला। अब ये डॉलर का मैं इंडिया में करूंगा क्या, मैं जाकर के फॉरेक्स बैंक में जाकर के इसे एक्सचेंज करवा लूंगा। मैं बोलूंगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले में मुझे क्या दे दो, रुपीज दे दो। तो ये बैंक मुझसे क्या कर लेंगे, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर परचेस कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक इंपोर्टर हूं, मैं इंडिया का इंपोर्टर हूं और मैंने सपोज इजराइल से कुछ इंपोर्ट किया है, अब मुझे इजराइल को पेमेंट करना है, उनकी करेंसी में पेमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक से इजरायली जो करेंसी है वो परचेस करूंगा और फिर मैं पेमेंट करूंगा। तो ये फॉरेक्स जो ट्रांजेक्शन बैंक है ये हमें मदद करेगी। ठीक है। तो बैंक ये फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एजेंसी फंक्शन के बाद यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन में क्या हो गया कि बैंक के जो दूसरे एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, उसमें हमारे लिए यूजफुलनेस कैसे और क्रिएट हो सकता है उसका ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। हमें जो चेकबुक मिलता है या हमें डिमांड ड्राफ्ट वगैरह चाहिए तो हम बैंक से ले सकते हैं। अ ड्राफ्ट और चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अदर बैंक। तो कोई आपको ड्राफ्ट बनाना है, किसी को पेमेंट सेंड करना है, तो आप डिमांड ड्राफ्ट से सेंड कर सकते हैं, चेक से सेंड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक। A bank issue draft to its account holder as well as non-account holder, whereas checks are issued only to the account holder। तो जो चेक है वो सिर्फ अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड होता है, बट जो ड्राफ्ट है जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं या पे ऑर्डर बोलते हैं, ये आउटसाइडर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने नेटिव प्लेस पे कुछ अमाउंट सेंड करना है, से एग्जाम्पल 20,000 रुपीज आप अपने नेटिव प्लेस पे अपने पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं। कैसे भेजें, सेफली कैसे भेजें? लेटर के थ्रू, लेटर में 20,000 डाल के सेंड कर दें तो ये रिस्की हो जाएगा, किसी ने बीच में ओपन करके निकाल लिया तो, है ना। आजकल तो बहुत अच्छी चीज है, इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट पहले जो बहुत प्रॉब्लम होता था तो ये डिमांड ड्राफ्ट काम आता था। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने डीडी बनवाया भी होगा। तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैंक में जाइए, उन्हें 20,000 रुपीज डिपॉजिट कीजिए और कुछ एक्स्ट्रा जो चार्जेस होता है वो दीजिए, तो उसका वो आपको क्या बना करके देंगे, ड्राफ्ट। और वो ड्राफ्ट आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है। तो जो रिसीवर होगा वो अपने बैंक में उसे डिपॉजिट करेगा, उसे उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चेक जो होता है वो सिर्फ अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है, और ड्राफ्ट जो होता है वो आप अकाउंट होल्डर नहीं भी हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। ऑब्वियसली बैंक ड्राफ्ट अगर आपको बनाना है तो बैंक एक नॉमिनल अमाउंट आपसे क्या करता है, चार्ज करता है। से फॉर एग्जांपल, अप टू द अमाउंट ऑफ 1,000 दे विल चार्ज यू 20 to 30 रुपीज। 20 से 30 रुपए वो चार्ज करेंगे अगर 1,000 रुपीज का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। फिर आपने देखा होगा लॉकर फैसिलिटी। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके घर में वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स या कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह ऐसे हो सकते हैं, है ना। जैसे गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह हो गई, या किसी का जो पुश्तैनी सामान होता है ना, जैसे राजा महाराजाओं के घर से आया हुआ सोने चांदी की प्लेट्स वगैरह हो गई, ऐसे जो यूटेंसिल्स रखते हैं तो घर में रखना वो सब क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो इसके लिए बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी देता है। आपने अगर एक फिल्म देखी होगी नाना पाटेकर और जॉन इब्राहिम की 9-2-11, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
उसमें नाना पाटेकर टैक्सी ड्राइवर का रोल करते हैं और जॉन इब्राहिम एक वेल्दी पर्सन के बेटे, मतलब एक बिगड़े हुए शहजादे, उसका उसमें रोल करते हैं। तो उसके अंदर हमको ये जो लॉकर सिस्टम है, लॉकर फैसिलिटी, वो देखने को मिलता है कि जो जॉन इब्राहिम के फादर होते हैं वो लॉकर के अंदर उनका जो वसीयत होता है वो रखे रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अपने लॉकर में अपने जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो रख सकते हैं। तो घर में अगर आपको रिस्की लगता है कि कभी भी चोरी हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, तो ऐसे केस में सेफर साइड के लिए आप लॉकर फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कॉमन यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ एनी कमर्शियल बैंक। द बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट एक्सेट्रा। आपको जब इसकी जरूरत है तब जाकर के आप लॉकर ओपन कीजिए और उसमें से अपने जो गोल्ड ऑर्नामेंट है, डॉक्यूमेंट है, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करें। A bank may prepare project report and feasibility studies on behalf of the client. Client के behalf में वो project report prepare कर सकते हैं, feasibility studies कर सकते हैं। Project report enable a business firm to obtain fund from the market and to obtain clearance from the government authorities. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको मार्केट से फंड्स लेना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड के रूप में आपको पैसे लेना है और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में डिफिकल्टी होती है, तो बैंक इसमें आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। या आपको गवर्नमेंट से कहीं कुछ क्लियरेंस चाहिए किसी अथॉरिटी से और वो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो इसमें बैंक आपकी मदद करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके देगी। अगेन इसका भी कुछ चार्जेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक्स। बैंक इशू गिफ्ट चेक एंड गोल्ड कॉइन टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर। तो आपको वहां से अगर गिफ्ट चेक चाहिए, गोल्ड कॉइन चाहिए, तो आपको वहां से मिल जाएगा बैंक से। द गिफ्ट चेक कॉइन्स कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेशन लाइक वेडिंग, बर्थडे एक्सेट्रा। तो ऐसे ओकेशंस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, किसी को चेक आपको देना है, किसी को गोल्ड कॉइन देना है, तो बैंक ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग सर्विसेज। विच सर्विसेज? अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग भी हमें पता है, एसपी के अंदर हमने ये सर्विसेज पढ़ी हुई है। व्हाट इज अंडर राइटिंग? गिविंग गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी होती हैं जो मार्केट में शेयर इशू करती हैं और उसका एक रिक्वायरमेंट होता है कि 90% ऑफ द शेयर शुड बी सोल्ड आउट। जो सब्सक्रिप्शन होता है 90% कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 लाख रुपए का शेयर इशू करता हूँ, हाउ मच? 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज में से 9 लाख रुपीज के शेयर बिक जाने चाहिए, और अगर नहीं बिके तो कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट होने के पहले ही। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं? अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं। तो ये जो अंडर राइटर कौन बनेगा? ये कमर्शियल बैंक ही क्या करते हैं, हमें अंडर राइट करते हैं, मतलब हमारी गारंटी लेते हैं कि आप बिंदास क्या करो, ये शेयर को इश्यू करो, और नहीं बिकेगा तो वी आर देयर टू परचेस, हम परचेस कर लेंगे, आप उसका टेंशन मत लो। लेकिन क्या ये काम बैंक फ्री में करेगी? आंसर इज नो, इसका भी चार्जेस बैंक लेती है, ठीक है। The commercial bank may undertake the issue of securities issued by company. If the shares are not fully subscribed, the underwriting bank agrees to take up the unsubscribed portion of the security. तो बैंक वही बोलती है, गारंटी देती है कि आपके अगर शेयर नहीं बिके तो हम क्या करेंगे, हम वो शेयर परचेस कर लेंगे, ठीक है। गोल्ड रिलेटेड सर्विस। Nowadays, many banks are providing gold services to its customer. Bank are commercially buying and selling golds or gold ornaments from customer on large scale basis. तो गोल्ड से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज बैंक परफॉर्म कर रही है कि गोल्ड परचेस करना, सेल करना कस्टमर के बिहाफ में। Some bank also provide advisory services to its customer in terms of gold fund, gold ETF, etc. तो गोल्ड से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज वगैरह होती है ना, गोल्ड पेपर जैसे होते हैं, ठीक है ना, तो उसका परचेस करना, सेल करना या कस्टमर को उसके लिए एडवाइस देना, ऐसी सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करती है। तो इन एंड ऑल हमने क्या देखा यहाँ पर, एजेंसी सर्विस और यूटिलिटी सर्विसेज। तो एजेंसी फंक्शन में क्या क्या था? पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं,
फंड ट्रांसफर, आप किसी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं वो फैसिलिटी। डीमटेरियलाइजेशन, तो बैंक डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज करके देती है। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन है वो आपको प्रोवाइड करके देगी। यूटिलिटी फंक्शन में हमने देखा कि जो चेक है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वो इशू करना, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, गिफ्ट चेक देना, गोल्ड कॉइन प्रोवाइड करना, फिर अंडरराइटिंग सर्विसेज और लास्ट में गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। ये आ गया यूटिलिटी फंक्शन। सो व्हाट इज ई बैंकिंग सर्विस? ई बैंकिंग सर्विस क्या होता है? तो आज तो बहुत ज्यादातर आज के सिनेरियो में ई बैंकिंग का इस्तेमाल हो रहा है। 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी बनाने के चक्कर में बहुत सारे अहम या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई गई और उसके अंदर एक टाइप का क्रांति हुआ ई बैंकिंग सर्विस में। तो अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या ई बैंकिंग सर्विस में इन्वॉल्व होता है। ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल बैंकिंग। तो अगर आप वेबसाइट के थ्रू अपने बैंक को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, उनके डिपॉजिट को, पेमेंट को हैंडल करते हैं, तो इसे बोला जाता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। तो ई बैंकिंग पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ और इसकी वजह से ई बैंकिंग पॉसिबल हो पाया है। अंडर ई बैंकिंग द बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंप्यूटराइज्ड। ऑब्वियसली ई बैंकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑपरेशन है उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ई बैंकिंग आर एज फॉलोज। सबसे पहला है एटीएम, है ना, सभी को पता है, आपने यूज भी किया है। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। The ATM are electronic machines which are operated by the customer on his own to withdraw or deposit money। खुद से आप मनी डिपॉजिट कर सकें या विड्रॉ कर सकें, है ना, उसके लिए एटीएम मशीन है। तो जनरली हम तो विड्रॉल के लिए देखते हैं, जो डिपॉजिट के लिए होता है वो कियोस्क मशीन होता है, वो अलग होता है, बट इसमें दोनों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप डिपॉजिट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। It can be used for other banking transaction also, such as balance inquiry, transfer money, request for the checkbook or bank statement, etc. Nowadays, ATM also provide facility of cash deposit through CDM, मतलब cash deposit machines भी आता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे आपको अपना जो रजिस्टर नंबर है उसे चेंज करना है, चेकबुक के लिए अप्लाई करना है, मनी को ट्रांसफर करना है, तो ऐसे काम भी आप एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, अभी एटीएम के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी यू नो, और आपको इसमें कुछ डाउट भी नहीं है, बहुत सारे लोग एटीएम यूज करते हैं। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के साथ में और एक चीज का नाम आता है डेबिट कार्ड, है ना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्या होता है ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड तो आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, रुपए का डेबिट कार्ड है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द बैंक नाउअडेज ऑफर डेबिट कार्ड एज सून एज अकाउंट इज ओपन। जैसे आपने अकाउंट ओपन किया आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा बाय द अकाउंट होल्डर। थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। सम बैंक्स ऑफर personalized debit and credit card as per the requirement of the customer। तो आपको आपके तरीके का अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो वो भी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। तो डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड से एटीएम में से तो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, साथ ही साथ आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो या किसी स्टोर में जाकर के भी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इसका फैसिलिटी क्या है, डायरेक्टली जो अमाउंट है आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, क्या डिफरेंस होता है? क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? पेमेंट कार्ड है। इट अलाउज द कैश होल्डर टू पे फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन ही परफॉर्म। तो अलग अलग जो आप अकाउंटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। द इशुइंग बैंक क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर और यूजर। यहाँ पर जो इशुइंग बैंक है वो क्या करता है, आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे देता है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड ऑफर कन्वीनियंस टू कस्टमर एज कस्टमर नीड नॉट कैरी कैश। कस्टमर को कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई है, हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, तो जब भी आप अमाउंट विड्रॉ करें या कुछ शॉपिंग करें तो आपका अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, मतलब इमीडिएट पेमेंट चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। बट क्रेडिट कार्ड कैसा होता है? क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट फैसिलिटी के लिए है, या एक आप शॉर्ट टर्म लोन समझ सकते हैं जिसका पीरियड 1 मंथ से 45 डेज का होता है। कोई कोई बैंक 30 डेज का प्रोवाइड करता है, कोई कोई बैंक 45 डेज का प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर अगर आपने विद इन दिस पीरियड पेमेंट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये एक फैसिलिटी इसके अंदर होगी। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अप टू सर्टेन एक्सटेंट, जो लिमिट दी हुई है उस लिमिट तक एक्सपेंडिचर कर सकते हो, अमाउंट स्पेंड कर सकते हो, और बाद में जब बिल जनरेट होता है तो आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करना पड़ता है, या आप जाकर के कैश से डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक उधारी जैसा सिस्टम है कि आज आप परचेस कर लो, शॉपिंग कर लो, और आप पैसे बाद में देना। तो आपके बिहाफ में पैसा कौन दे रहा है? बैंक वाला दे रहा है, जो इशुइंग अथॉरिटी है, जिसने कार्ड इशू किया है वो आपके बिहाफ में पैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है? HDFC बैंक का, बट HDFC बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, तो जो HDFC बैंक है वो मुझे एक लिमिट देती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे 50,000 रुपीज का लिमिट दिया है कि इस कार्ड से आप 50,000 रुपीज तक के पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं जब भी शॉपिंग करूंगा, कुछ करूंगा, और मैंने जो अमाउंट स्पेंड किया है तो मेरे बिहाफ में पेमेंट कौन करेगा? HDFC बैंक करेगा। और आफ्टर 45 डेज वो मुझे बिल जनरेट करेगा कि सर आपने इतना सारा एक्सपेंडिचर किया है, अब इसे आप क्या कर दें? पे कर दें। और मैंने अगर फिर उसमें डिले किया आफ्टर 45 डेज, तो मुझे वो जो बैलेंस अमाउंट है जो मैंने पे नहीं किया है उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर मैंने 45 डेज के अंदर ही उसका पेमेंट कर दिया, देन आई एम नॉट देयर टू पे एनी इंटरेस्ट, मैं वहां पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करूं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।